हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल जेएमएस कोच 2018 में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें विकास के बारे में बात करेंगे, चाहे वह विकास शिक्षा से संबंधित हो या आर्थिक विकास हो। तो ये सभी विकास की बात करने वाले हैं अभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा चैप्टर। यहाँ पर शुरुआत होगा विकास। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो विकास के क्षेत्र की बात करेंगे हम। विकास कहते हैं किसको और उन क्षेत्रों को कैसे बढ़ावा मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्वस्थ शिक्षा जैसे लोगों के जीवन में सुधार और साथ ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि कराना। विकास क्या कहलाता है? स्वस्थ शिक्षा जैसे लोगों में जीवन में सुधार और साथ ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि कराना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। समझ गए? स्वस्थ शिक्षा और लोगों के जीवन में सुधार और साथ ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि कराना विकास कहलाता है। समझ गए? विकास अर्थव्यवस्था का वह कड़ी है जो लोगों के डेवलपमेंट विकास पर आधारित होती है। समझ रहे हैं? तो एक बार सब रीराइट कर लेंगे। स्वस्थ शिक्षा जैसे लोगों के जीवन में सुधार और साथ ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। आगे समझेंगे हम लोग। विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास का अलग अलग होता है। सभी श्रेणी के लोगों के लिए विकास क्या होता है? अलग अलग होता है। इस मूल बिंदु को आप ध्यान रखेंगे कि जो भी श्रेणी के व्यक्ति हैं सभी के लिए विकास एक अलग अलग प्रक्रिया होती है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए यह विकास होता है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए ऐसी विकास होती है। और साथ ही आगे जो है आपका पॉइंट आ रहा है, काम करने के अधिक दिन, काम करने में समय लगती है और इससे संबंधित कोई भी काम हम अगर करते हैं तो उसमें विकास के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। और बेहतर मजदूरी, कोई भी विकास करने के लिए, कोई भी वस्तुएं का, कोई भी क्षेत्र का विकास करने के लिए उसमें बेहतर रूप से वर्क करना होता है, मजदूरी करना होता है। सामाजिक भेदभाव नहीं होनी चाहिए, उसमें समाज में समानता होनी चाहिए ताकि विकास सुचारू रूप से हो सके। तो सामाजिक क्या होनी चाहिए? भेदभाव होनी चाहिए। विकास के लिए ये सारी चीज़ ज़रूरी है। अब समझते हैं चौथा कि उत्तम स्कूल उनके गांव में होना चाहिए। गांव में एक उत्तम शिक्षा का स्तर होना चाहिए जिससे उसका गांव क्या हो सके? विकसित हो सके, आर्थिक विकास हो। इनके बच्चों को उत्तम शिक्षा मिले। वहाँ के बच्चों को क्या मिलना चाहिए? उत्तम शिक्षा मिलना चाहिए, जिससे गांव का भावी भी विकास होता रहे, ताकि आर्थिक व्यवस्था उसकी मजबूत हो सके। शिक्षा से ही आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। तो इनके लिए बच्चों को क्या मिलना चाहिए? उत्तम शिक्षा मिलना चाहिए। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का के लिए विकास यह होता है। कौन सी यह विकास होता है? शरीर के मतलब शहर के अमीर परिवार में कैसी विकास होती है वह समझेंगे अब हम। तो वहाँ पर कैसी कल्चर होती है, कैसी व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए जिससे कि वहाँ के व्यक्ति अग्रसर हो पाएंगे विकास की ओर, डेवलपमेंट की ओर। उसे अपने भाई की तरह आज़ादी मिले। उसे अपने भाई की तरह क्या मिलना चाहिए? आज़ादी मिलना चाहिए। जो पहले जैसे हमारे पूर्वज मतलब हमारे भ्राता लोग रहते थे, उसी प्रकार से हमें भी आज़ादी मिले, साथ ही अपने फैसले खुद ले सकें। कोई भी व्यक्ति अपने फैसले अगर खुद से लेंगे तो मनचाहा वर्क कर सकेंगे जिसमें उनको मन लगे, तो अधिक से अधिक उसकी विकास होगी। वह भी उत्तम शिक्षा प्राप्त हो। और साथ ही क्या होना चाहिए? उत्तम शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। वहाँ भी शिक्षा तो हर के लिए ज़रूरी है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, गांव में हो या शहर में हो, सबको ज़रूरी है ताकि वो आर्थिक विकास किया जा सके उससे। समझ गए? अपने भाई की तरह विदेश में जाकर पढ़ाई करें। अपने भाई की तरह मतलब हर व्यक्ति को पढ़ाई ज़रूरी है और पढ़ाई जितनी उत्तम हो सके उतनी बेहतर है ताकि आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। ठीक है? तो पढ़ाई मस्ट ज़रूरी है। अब समझते हैं हम आगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय समझेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आय होगी
उसे हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, कैसे हम परिभाषित करते हैं, उसी पर निर्भर करता है, आय पर ही निर्भर करता है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास को समझने के लिए ज़रूरी है कि प्रति व्यक्ति आय को हमें समझना चाहिए, ताकि इससे आर्थिक विकास को मजबूत किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर परिभाषा हमारा यहाँ पर आ चुका है। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देश की कुल जनसंख्या जितना है उसे देश की आय से अगर भाग डिवाइड किया जाती है तो उसे आय, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। उसी औसत आय को क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। समझ गए। चलिए अब आगे देख लेंगे हम लोग। प्रति व्यक्ति आय जिस प्रकार से मतलब टोटल जनसंख्या जितना है उसमें हम भाग दे देंगे कुल आय जितना है। कुल आय मतलब कितना रुपया इनकम बचत हो रहा है, उसमें कुल जनसंख्या से भाग देना होगा, तब हमें प्राप्त होगा क्या, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। समझ गए। अब आगे समझते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में रुपया एक वर्ष की आयु, एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। 1000 व्यक्ति में आयु दर प्राप्त किया जाता है, चाहे बच्चे जन्म ले या मृत्यु हो। तो यहाँ पर मृत्यु दर की बात हम कर रहे हैं कि 1000 बच्चे एक वर्ष में जितने उत्पन्न होंगे उसको कहा जाएगा। 3 आधारभूत मानव विकास सूचकांक का व्याख्या मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आधारभूत मानव विकास का सूचकांक की व्याख्या 3 बातों पर आधारित है। उन बातों की मैं अभी बात करूँगा, तो उन बातों को अभी हम लोग नोट्स करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग वह 3 बातें कौन सी है। तो जल्दी से आप लोग लाइक कर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम अभी पढ़ेंगे। 3 आधारभूत मानव विकास सूचकांक का व्याख्या किस प्रकार से हो सकती है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय यह मानव विकास सूचकांक है, जिससे क्या हो सकते हैं, मानव के विकास हो सकते हैं, यह आधार है। तो पहला है सतत पोषणीय विकास। क्या होती है, सतत मतलब लगातार होता है, पोषणीय मतलब तो समझ रहे हैं, विकास मतलब तो डेवलपमेंट अभी बताए थे कि विकास क्या है। तो सतत विकास यानी लगातार पोषणीय विकास की बात हम करेंगे यहाँ पर। सतत विकास क्या होती है, सतत मतलब हम तो बोल दें कि लगातार विकास होनी चाहिए, विकास की एक कड़ी होनी चाहिए, जिससे लगातार वह प्रयास करते रहे, लगातार उसमें मेहनत करते रहे, जिससे लगातार वृद्धि होता रहे, आर्थिक क्षेत्र मजबूत होता रहे। तो उसी को बोलेंगे सतत विकास बोलेंगे, ठीक है। तो सतत विकास का अब हम लोग परिभाषा यहाँ पर डिनोट करेंगे, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। और साथ ही मैं कहूँगा कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि फिर से देख सकें। चलिए आगे चला। यह पर्यावरण में बाधा के बिना विकास है। यह विकास भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों को समझौते किए बिना वर्तमान ज़रूरत को संतुष्ट करने की प्रक्रिया है। सतत विकास क्या होता है, बिना बाधा के विकास है, मतलब लगातार जब विकास होगा तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बाधा नहीं है। यह विकास भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरत को समझौते किए बिना वर्तमान ज़रूरत को संतुष्ट करने की प्रक्रिया है। यानी वर्तमान की ज़रूरत तो पूरा करता ही है, और लगातार विकास रहने से यह भविष्य की पीढ़ी को भी निर्माण करता है, उसका भी विकास करता है। समझ गए। यह आवश्यक नहीं है कि पैसा सभी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि पैसा ही सभी वस्तु और सेवा को खरीद सकते हैं। जैसे हम समझते हैं, मतलब अगर मेहनत करने से भी कुछ वस्तुएं और सामग्री हमें उपलब्ध हो सकते हैं, सेवा का आवश्यकता उसमें नहीं पड़ता है। समझ गए। यह आवश्यक नहीं, अतः कह सकते हैं हम, यह आवश्यक नहीं है कि पैसा सभी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं, ठीक है। एक प्रदूषण मुक्त वातावरण पैसा नहीं खरीद सकते हैं। अगर प्रदूषण कोई पर्यावरण है, अगर उसमें प्रदूषण की उपलब्धता ना हो, मतलब प्रदूषण वहाँ से हम लोग समाप्त कर दें, तो उससे भी क्या होता है, हमारा वस्तुओं को मतलब वो भी एक सेवा प्रदान करना हुआ, उससे मृत्यु दर क्या होगी, कम होगी, और लोगों का जो अनाज होगा वह सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और व्यक्ति भी स्वस्थ होंगे। तो उससे क्या होंगे, ज़रूरी नहीं है कि यह पैसा से ही इसको किया जा सकता है। हम लोग मेहनत के बदौलत भी साफ़ सफाई
रख सकते हैं और अपने सामान को सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। एक प्रदूषण मुक्त वातावरण पैसा नहीं खरीद सकते हैं। प्रदूषण मुक्त वातावरण को पैसा नहीं खरीद सकता। पैसा के द्वारा प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीदा जा सकता। दूसरा पॉइंट है आपका शांति और लोकतंत्र नहीं कर सकते हैं। शांति स्थापित और लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा बनाया गया शासन, वो स्थापित रुपया के द्वारा नहीं किया जा सकता। रुपया सिर्फ पैसा से ही ये कार्य नहीं हो सकते हैं, समझ गए। शांति और लोकतंत्र स्थापित नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण हम बात करेंगे कि शांति और लोकतंत्र किस प्रकार से स्थापित नहीं किया जा सकता पैसा के द्वारा। अगर हमें एक संगठन में अगर झगड़ा हो चुका है, अगर हम सभी को डिनोट कर देंगे, पेमेंट अगर डिनोट करते हैं, तो उससे क्या आपका शांति स्थापित हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब तक कि उसको संघर्ष से, जब तक कि उसको समझाएंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे। जैसे महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय केरल की तुलना में अधिक है, लेकिन अभी भी शिक्षा के मामले में पीछे है। महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय क्या है? रुपया मतलब पैसा वहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन केरल की तुलना में मतलब शिक्षा कमी है। कौन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया मापदंड क्या है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया मापदंड क्या होता है? तो मापदंड होता है स्वस्थ शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों बातों पर ही निर्भर करता है, स्वस्थ शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। यही वह मापदंड है जिसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और यही एक मापदंड है, यही रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया मापदंड है। संयुक्त राज्य राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP हर साल इसको क्या करता है? प्रस्तावित करता है। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन आप भूगोल में भी बताया था मैंने, क्या होते हैं? वैसे संसाधन जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो नवीकरणीय संसाधन सबको रिमेंबर होनी चाहिए कि नवीकरणीय संसाधन कहेंगे किसको? तो नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका निर्माण पुनः किया जा सकता है। तो सब इसको क्या करेंगे? राइट कर लेंगे, और हम बराबर कहेंगे कि आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको 12 और साथ ही 10 का सभी सब्जेक्टों का समायोजन आपको अपने इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और साथ ही VBI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ अलग अलग नोट्स में आपको मिलता रहेगा। सभी का PDF नोट्स इसी के माध्यम से मिलेगा, आप इसको नोट कर देंगे। देखते हैं आगे नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः स्थापन होता रहता है। यानी पुनः क्या किया जाता है? निर्माण किया जा सकता है। उसी को क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। सबको ये बात क्लियर हुई? नवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होता है? पुनः उसका स्थापन किया जा सके। अब समझते हो और नवीकरणीय संसाधन क्या होती है। और नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे? वैसे संसाधन जिसका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता। जैसे एक बार अगर कोयला का हम उपयोग कर लेंगे, जला लेंगे, तो दोबारा उसका उपयोग हम नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहा जाएगा। समझ गए? और अनवीकरणीय संसाधन वे सभी वस्तुएं होंगी, सिर्फ कोयला, वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता। जैसे पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ग्रीस हो गया, उसके बाद कोयला हो गया। तो ये सारे क्या हैं? मतलब अनवीकरणीय संसाधन। परिभाषित करेंगे, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः स्थापना नहीं होता। प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः स्थापना नहीं किया जा सकता। प्रकृति उसको उत्पन्न नहीं करती है, वो पहले से ही विद्यमान रहता है। कई हजारों लाखों वर्ष पहले से वह उसको मतलब तैयार किया हुआ वह धन होता है, जो कि पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। हम उसको मेहनत करके किसी मतलब अपनी तात्कालिक क्षमता के द्वारा उसको हम विकसित करते हैं, तो उसी को ये कहा जाता है। समझ गए? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।